हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायोलॉजी बाय ऋषभिंदर ब्राड़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने 12th आरबीएससी और 11th आरबीएससी के सिलेबस से रिलेटेड एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पादपों में खनिज पोषण। सबसे पहले अपने बात करें, अगर पादपों में या कोई भी जीव है उनमें पोषण की, तो पोषण क्या होता है। किसी भी जीव को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, वे पदार्थ उस जीव का क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। पोषण के आधार पर जीव जो हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या तो वो परपोषी होते हैं या वो स्वपोषी होते हैं। अब ये जीव जो बाहर से पदार्थ ग्रहण करते हैं, ये पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो कार्बनिक पदार्थ होंगे और या वो अकार्बनिक पदार्थ होंगे। परपोषी जीव वो होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों के लिए भी और अकार्बनिक पदार्थों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन जीवों को कहा जाता है परपोषी। एग्जाम्पल इसमें अपने फंजाई आ जाएगा, बैक्टीरिया है, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रोफस होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है अपने पास वो है स्वपोषी, ऑटोट्रोफस। ऑटोट्रोफस इसमें मुख्यतः हरे पादप आएंगे, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आएंगे। अब स्वपोषी जो हैं वो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज तत्व वगैरह जो होते हैं उनके लिए ये बाहरी स्रोतों जैसे मिट्टी आदि पर निर्भर करते हैं। तो इन जीवों को कहा जाता है स्वपोषी। इसमें एग्जाम्पल बता ही दिया, ग्रीन प्लांट आ जाएंगे जिनमें क्लोरोफिल होता है, हरे पौधे, और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आ जाएंगे। फिर अपने नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पौधे जो है वो अकार्बनिक पदार्थों अथवा खनिजों के लिए किस पर डिपेंडेबल होते हैं, मिट्टी पर डिपेंड करते हैं। और पौधों की जो खनिजों पर यह निर्भरता है कि पौधों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जो खनिज अनिवार्य हैं, इसका सर्वप्रथम जो प्रमाण था वो 1804 में डी सॉसर तथा 1860 में वॉन सेक्ट नाम साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं अब कि कोई भी जो पौधे हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्लांट है, उसमें खनिज पोषकों की आवश्यकता होती है। ये बताने के लिए कुछ विधियां, इसको पता लगाने के लिए कुछ विधियां यूज की गई। उन विधियों का एक एक करके अपने डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो विधि है वो है पादप बसम का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्लांट एश। ओके, इस विधि में क्या किया जाता है, कोई भी एक फ्रेश प्लांट लिया जाता है छोटा, उसको 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर 2 दिन तक ओवन में रखा जाता है। जैसे ही अपने उसको 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 2 दिन ओवन में रखते हैं, तो उसमें से जितना भी जल होता है उस प्लांट में, वो सारा का सारा जल वाष्पीकरण द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब जब जल उस पादप में से सारा का सारा बाहर निकल गया, तो अब जो प्लांट के पास बचा वो कहलाता है उसका शुष्क बार। क्या कहलाता है, ड्राई वेट। अब इस पादप के शुष्क बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोशिका भित्ति होती है, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लिग्निन होता है, जीवद्रव्य के जो कंपोनेंट हैं, जीवद्रव्य में जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं, कुछ कार्बनिक अम्ल आदि होते हैं। अब जब पादपों की शुष्क बार को ज्ञात करके, अब इस जो प्लांट का अपने पास पार्ट बचा है, ड्राई वेट बचा है, जो मटेरियल बचा है, इसको 6000 डिग्री सेल्सियस पर भट्टी में गर्म करते हैं। जैसे ही अपने इसको 6000 डिग्री सेल्सियस भट्टी में गर्म करते हैं, तो इसमें से जो कार्बनिक पदार्थ हैं जितने भी, वो सारे के सारे गैसों के रूप में, कौन कौन सी गैसों के रूप में, या तो CO2 की फॉर्म में, या अमोनिया की फॉर्म में, या O2 की फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। और जब कार्बनिक पदार्थ बाहर चले गए, तो प्लांट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और दूसरे अकार्बनिक। सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ बाहर चले गए, पानी पहले ही बाहर चला गया। अब उसके पास जो बचते हैं वो सिर्फ कौन बचते हैं, अकार्बनिक पदार्थ बचते हैं, और वो कौन होते हैं, अवाष्पशील खनिज तत्व होते हैं। और अब जो अपने पास प्लांट की वो राख या जो भी बचा मटेरियल, उसी को कहा जाता है प्लांट ऐश या पादप बसम। अब इस विधि द्वारा सिर्फ पादपों में खनिज पोषकों की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है कि पादप जो हैं वो खनिज पोषकों पर निर्भर करते हैं। कौन सा पादप के लिए कौन सा खनिज कितना अनिवार्य है, इसका इस विधि के थ्रू पता नहीं लगाया जा सकता। तो इसका पता लगाने के लिए अपने अगली विधि डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी विधि है अपने पास खनिज पोषकों की आवश्यकता के लिए, तो वो है बालू संवर्ध प्रयोग, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। इस विधि में क्या किया जाता है
कि अपने बालू लेते हैं, रेत लेते हैं, उसको सबसे पहले HCl से वॉश आउट किया जाता है, HCl से धोया जाता है। HCl से धोने का फ़ायदा ये है कि वो बालू जो है वो अब कैसी हो जाती है, निर्जमित हो जाती है, स्टीराइल हो जाती है। इसका मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई खनिज तत्व अवेलेबल नहीं रहता। अब इसको अपने वापस किससे धोते हैं, इस मिट्टी को पानी से धोकर क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। पानी से धोकर सुखाकर इस मिट्टी के अलग अलग पार्ट कर लेते हैं अपने। अब उसमें दो तरह के प्लांट उगाते हैं। कुछ जो मिट्टी के पार्ट किए अपने, उसमें कंट्रोल्ड प्लांट उगाते हैं, नियंत्रण पौधे उगाते हैं। और कुछ में कैसे उगाते हैं, अपूर्ण पौधे। अब इनका मतलब क्या है सुनिए। नियंत्रण पादप तो उनको कहेंगे जिनमें, जिस मिट्टी में अपने सभी, उस पौधे को सभी आवश्यक जितने खनिज हैं वो पानी में घोलकर देते रहेंगे। और अपूर्ण पौधे वो रहेंगे कि जितने भी खनिज तत्व पादप के लिए जरूरी होते हैं, उन खनिज तत्वों में से एक या दो खनिज तत्वों को छोड़कर बाकी खनिज तत्व क्या होते हैं, करेंगे अपने, देते रहेंगे। इससे अपने को जिस पौधे में अपने जो खनिज तत्व नहीं दे रहे, तो उस खनिज तत्व की कमी से होने वाले लक्षण जो हैं वो पौधे में दिखाई देंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि उस मिट्टी को आपने 3 गमलों के अंदर डाल लिया, या आपने मानो कि 5 गमलों में डाल दिया। इसमें आपने प्लांट उगाया, इसमें उगाया, इसमें उगाया, इसमें उगाया और इसमें उगाया। ये जो पहला वाला प्लांट है, इसमें आपने पूरे के पूरे खनिज तत्व जितने 17 होते हैं, अनिवार्य तत्व आगे पढ़ेंगे अपने, वो सारे के सारे पानी में घोलकर इसी मिट्टी में डाल दिए। तो इस प्लांट को तो पूरे खनिज तत्व मिल रहे हैं, तो ये प्लांट पूरे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से वृद्धि करेगा। अब जो दूसरा है, इसमें अपने जो 17 तत्व हैं अनिवार्य, उसमें से 16 तो डाल दिए। मान लो आपने मैग्नीज नहीं डाला, तो मैग्नीज नहीं डालोगे तो उसकी कमी से जो लक्षण है वो दिखाई देंगे। इसमें आपने मैग्नीशियम नहीं डाला, बाकी 16 डाल दिए, तो उसके लक्षण दिखाई देंगे उसकी कमी से होने वाले। इसमें आपने कोई तीसरा, कोई भी और, जैसे कैल्शियम नहीं डाला, तो उसकी कमी से होने वाले दिखाई देंगे। इसमें आपने नाइट्रोजन नहीं डाली, तो उसके लक्षण दिखाई देंगे। तो ये जो प्लांट है ये कंट्रोल प्लांट कहलाता है, नियंत्रण पौधे हैं। और ये जो हैं ये अपूर्ण पौधे कहलाते हैं। अब आजकल क्या है, ये जो मिट्टी है, ये कहते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि मिट्टी को पूरी तरह से, पूर्ण तरीके से खनिज रहित नहीं किया जा सकता। तो फिर आजकल इस मिट्टी की जगह, बालू की जगह कुछ और सब्सटेंस हैं जो यूज किए जा रहे हैं। उसमें से आपको ये याद रखना है, क्वार्टज याद रखना है, क्वार्टज यूज किया जाता है इसकी जगह। प्लास्टिक चिप्स यूज की जाती हैं इसकी जगह। और एक खनिज पदार्थ ही है वो यूज किया जाता है इसकी जगह, उसे कहा जाता है वर्मीकोलाइट। और इससे रिलेटेड अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्मीकोलाइट क्या है और इसका उपयोग बालू की अपेक्षा बेहतर है किसके लिए, बालू संवर्ध प्रयोग, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट के लिए, प्लांट कल्चर के लिए, और क्यों। तो ये अपने क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्मीकोलाइट क्या है, बालू संवर्ध प्रयोग में इसका उपयोग बालू की अपेक्षा, मिट्टी की अपेक्षा बेहतर है, क्यों। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि वर्मीकोलाइट होती क्या है। ये एक खनिज पदार्थ है जिसको पृथ्वी से प्राकृतिक अवस्था में ही अपने को प्राप्त होता है। इसको जैसे अपने प्राप्त करते हैं उसके बाद इसको 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भट्टियों में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और गर्म करने पर जो अपने को उत्पाद प्राप्त होता है उसको अपने पौधे उगाने हेतु प्रयोग में मिट्टी की जगह यूज करते हैं। अब सेकंड, वर्मीकोलाइट के गुण, गुण का मतलब है कि ये मिट्टी से बेहतर क्यों है। एक तो इसका वेट जो है वो बहुत ही हल्का होता है, हल्के भार के कारण। दूसरा, ये रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, यानी कि ये किसी से भी आसानी से क्रिया नहीं करता, तो ये दूसरा इसका गुण है। तीसरा, इसका जो माध्यम है, ये जो वर्मीकोलाइट है ये स्टेराइल होता है, बंध्य होता है, जिसके कारण ना ही तो इसमें किसी तरह का कोई इंसेक्ट ग्रोथ करेगा और ना ही इसमें खरपतवार जो है वो उत्पन्न होती है। और लास्ट, इसमें जल को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है वर्मीकोलाइट में मिट्टी की अपेक्षा। जब जल को ज़्यादा ये रखेगा अपने पास तो प्लांट्स के लिए जल की शोषण क्षमता भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और लास्ट, ये एक ऐसा होता है, एक ऊष्मारोधी माध्यम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्मीकोलाइट क्या है, बालू स्वर्ध प्रयोग में इसका उपयोग बालू की अपेक्षा क्यों बेहतर है, तो ये अपने याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपने पास जो तीसरा मेथड आता है वो आता है जल संवर्ध प्रयोग। अपने दो कर चुके हैं इससे पहले, थर्ड वन जो है वो है जल संवर्ध प्रयोग, वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। बड़ा सिंपल सा है। इस विधि में बालू का उपयोग, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता और मिट्टी के उपयोग के स्थान पर पौधे की जड़ को
पोषक घोल, यानी पानी में घोल, पोषक घोल का मतलब है ऐसा विलयन जिसमें आपने जल में सारे के सारे जो अनिवार्य तत्व हैं, जितनी मात्रा चाहिए उनकी, वो सारे के सारे घोल कर आपने डाल दिए, पोषक घोल में रखा जाता है। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये होती है कि जब आप प्लांट की जड़ को पानी में रखते हो तो उसकी रूट्स को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ये अपने पढ़ा भी था पीछे एक चैप्टर में। तो जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जड़ के पास नली से O2 बाहर से प्रवाहित कर दी जाती है। और इस विधि को, ये जल समृद्ध प्रयोग जिसमें अपने कर रहे हैं, जल के अंदर पादपों को उगाना, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और जो पोषण घोल तैयार किया जाता है उसके लिए कौन कौन सा तत्व कितना अनिवार्य है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये निर्धारित किया गया था किसके द्वारा? सैकस, नॉप व हॉगलैंड द्वारा निर्धारित पोषक घोल तैयार किया जाता है। इसको आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। जैसे ये एक कोई भी आपने बर्तन या बीकर लिया है, पॉट, इसके अंदर ये पोषक घोल डाला हुआ है, इसमें आपने ये प्लांट उगाया है, इसकी जड़ों को O2 मिलती रहे तो बाहर से ऐसी एक आप नली से व्यवस्था, एरेटर बोलते हैं इसको, उससे व्यवस्था कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 तरह के अपने विधियां हैं पौधों की खनिज तत्वों पर पौधों की खनिज तत्वों पर जो निर्भरता है उससे रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट अपने बात करें कि पौधों के लिए जो अनिवार्य खनिज तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। अभी तक पौधों में टोटल 60 तत्वों की उपस्थिति देखी गई है। कुल जितने भी तत्व हैं उनमें से 60 तत्व जो हैं वो पौधों में पता लगाए जा चुके हैं। अब ये पता जो पादप वशम है, पीछे अपने प्रयोग करके हैं प्लांट एश, उसके थ्रू इसका पता लगाया जा चुका है कि 60 तरह के तत्व पौधों में मिल सकते हैं। लेकिन इन 60 तत्वों में से 17 जो एलिमेंट हैं, 17 जो तत्व हैं वो पौधों के लिए अनिवार्य माने गए हैं, आवश्यक तत्वों में रखा गया है उसको। अब आप एक बात सोचिए कि टोटल 60 तत्व पादपों में देखे गए हैं लेकिन अनिवार्य 17 ही क्यों माने गए हैं? तो इसके लिए कुछ मापदंड हैं जो निर्धारित किए गए हैं कि कोई भी तत्व कब अनिवार्य में रखा जाएगा उसको। पहले 16 थे, ये निकल को सबसे लास्ट 17वें तत्व के रूप में ऐड किया गया इसके अंदर। तो ऐसा क्या है कि वो तत्व अनिवार्य जो बना उसके पीछे कौन कौन से मापदंड है? तो देखिए, सबसे पहला जो है वो तत्व जिसको आप अनिवार्य मानते हो या अनिवार्य उसी तत्व को माना जाएगा जिसकी कमी से पौधे की ना तो वृद्धि हो और ना ही जनन संभव हो। यानी कि वो तत्व अनिवार्य होगा जो पौधे की वृद्धि व जनन हेतु आवश्यक होगा और उसकी कमी से पौधे का जीवन चक्र संभव न हो, उसी तत्व को अपने क्या कहेंगे? अनिवार्य तत्व। उस तत्व की कमी को, उस खनिज तत्व की कमी को किसी दूसरे तत्व की द्वारा, उपलब्धता द्वारा पूरा ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम अनिवार्य तत्व है, तो अपने ये नहीं कि अगर अपने कैल्शियम को बढ़ा देंगे तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम की जो कमी है उसको पूरा कर देगा, तब वो अनिवार्य तत्व नहीं होगा। अनिवार्य तत्व उसको कहेंगे जिसकी कमी को वही सिर्फ पूरा कर सके और कोई तत्व पूरा न कर सके। फिर प्लांट में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उसके लिए वो तत्व अनिवार्य होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। और लास्ट, उस तत्व की कमी से पौधे में कोई ना कोई विशिष्ट लक्षण दिखना चाहिए, तभी अपने उसको क्या मानते हैं? अनिवार्य तत्व मानते हैं। तो ये पौधे की अनिवार्य का निर्धारण करने के लिए कुछ तथ्य हैं, ये भी अपने को यहाँ पर पता होने चाहिए। टोटल अनिवार्य तत्व कितने हैं? 70। नेक्स्ट अगर अपने बात करें इन खनिज तत्वों को जिनको अपने अनिवार्य माने, अभी बताए कि 17 होते हैं, इनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। उनकी पादप को कितनी मात्रा में आवश्यकता है इसके आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट जो है वो है वृहत पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं इसको। और सेकंड जो है वो है सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं इसको। टोटल 17 तत्व हैं खनिज तत्व जो अनिवार्य हैं प्लांट के लिए, उसमें से 9 जो होते हैं वो होते हैं वृहत पोषक और 8 जो होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म पोषक। अब वृहत पोषक क्यों कहा गया? अपने जो पहला एक्सपेरिमेंट देखा था पादप वशम वाला, प्लांट एस्ट वाला, वो ये कहता है कि अगर प्रति ग्राम 1 ग्राम अपने टोटल जितने भी एक अवाष्पशील खनिज तत्व निकाल ले, प्लांट एश के रूप में निकाले, अगर 1 ग्राम में उसकी मात्रा 1 से 10 mg के बीच मिलती है तो फिर वो पौधे के लिए कैसा होगा? वृहत पोषक तत्व होगा। मान लो अपने को जो प्लांट ऐश है, पादप वशम है, वो प्राप्त हुई अपने को 5 ग्राम टोटल वो विधि करने के बाद। अगर अपने को उसमें से एक तत्व जो मिलता है वो 2 mg का मिलता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 mg 5 ग्राम के पीछे है। तो अपने ये देख ही रहे हैं कि पर ग्राम कितनी होनी चाहिए, 2 नहीं, यहाँ पर आप ये मानो कि 5 mg मिलता है। कितना? 5 mg। तो पर ग्राम के पीछे 1 mg आ गया। 1 से 10 के बीच क्या होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए, तभी उसको अपने क्या कहेंगे, वृहत पोषक तत्व कहेंगे। ओके। अब वृहत पोषक तत्वों को फिर से बांटा गया कितने में, 3 तरीकों में। सबसे पहला अखनिज तत्व। अखनिज तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनको अखनिज तत्व क्यों कहते हैं, ये अपने आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पर प्राथमिक पोषक तत्व, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं प्लांट के लिए, ज़्यादा मात्रा में जरूरी होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और इन तीनों को क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है, क्रिटिकल एलिमेंट भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। पादपों के लिए क्रांतिक तत्व कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तभी तो आप ये यूरिया वगैरह जो है, फॉस्फोरस वगैरह है, खेतों में प्लांट्स को डालते हो। थर्ड नंबर पर आते हैं द्वितीयक व्रत पोषक। इसमें 3 तत्व याद रखने हैं अपने को, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये 3, 3 6 और 3 9, ये सारे के सारे कौन होते हैं, वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। और वृहत पोषक तत्व उनको कहेंगे जिसकी मात्रा पादप वशन में पर ग्राम के पीछे 1 से 10 mg होनी चाहिए। ओके। सेकंड जो अपने पास है वो है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व वो होंगे जिनकी प्रति ग्राम के पीछे मात्रा 1 मिलीग्राम से भी क्या हो, प्लांट के लिए कम हो, तो उनको अपने क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। और इसमें कितने हैं, 8। तो इसमें अपने नाम याद रखने हैं। सबसे पहला आयरन है, बोरोन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है और निकल है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। और ये 17 एलिमेंट हैं जो प्लांट के लिए एसेंशियल या अनिवार्य एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके। नेक्स्ट, इन तत्वों को कुछ और आधारों पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी अपने को यहाँ पर तत्वों के कौन कौन से किस ग्रुप में रखा गया है, ये अपने को यहाँ पता होना चाहिए। 17 तत्वों के अलावा जो अनिवार्य तत्व हैं, उनके अलावा कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो प्लांट्स के लिए किसी दूसरे तत्वों के मुकाबले ज़्यादा लाभदायक होते हैं। उनके लिए उनको कार्यात्मक तत्व भी कहा जाता है। तो ये अपने को याद रखने हैं। यहाँ पर इसमें 4 तत्व अपने बुक में नाम दिए हुए हैं। सोडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है और सेलेनियम है। तो ये 4 तत्व जो हैं ये प्लांट्स के लिए लाभदायक या कार्यात्मक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो है संरचनात्मक तत्व। तो ये नाम से ही पता लग रहा है, जो प्लांट की स्ट्रक्चर यानी संरचना से संबंधित होंगे, उसकी संरचना बनाने में, प्रोटीन का निर्माण करने में, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करने में जो हेल्प करते हैं, जो भाग लेते हैं। तो ये 4 तत्व जो हैं ये संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर कुछ तत्व जो हैं वो ऊर्जा से संबंधित होते हैं, एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो फॉस्फोरस है। आपको पता है एटीपी जो ऊर्जा प्रदान करती है किसी भी कोशिका में, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये इसमें कौन सा तत्व होता है, फॉस्फोरस होता है। मैग्नीशियम जो तत्व है ये पर्णहरित का मुख्य घटक होता है। पर्णहरित की जब अपने संरचना पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले में, तो आप वहाँ देखोगे कि मैग्नीशियम वहाँ पर केंद्रीय अणु होता है। तो ये 2 जो हैं ये ऊर्जा संबंधी तत्व हैं। कुछ खनिज तत्व ऐसे होते हैं जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइमों को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर या एंजाइम सक्रियक। ये इसमें अपने या कुछ नाम याद रखने हैं, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, या फोटोसिंथेसिस में देखोगे, ये आप एक जल अपघटन पढ़ोगे, प्रकाशीय जल अपघटन, वहाँ देखोगे जिंक है, फेरस है, आयरन है। ये सारे के सारे जो हैं ये एंजाइम सक्रियक के रूप में खनिज तत्व काम करते हैं। कुछ खनिज तत्व जो हैं वो प्रासरणिक कार्यों से, कोशिका के जो प्रासरण से संबंधित कार्य होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। उसमें 2 नाम हैं, पोटेशियम और क्लोरीन। ओके। तो ये अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए। जितना आज अपने को करवाया ये अच्छी तरीके से आप रीड करोगे। नेक्स्ट अब अपने जो 17 एलिमेंट हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं उनकी किस किस के वो मेन कंपोनेंट हैं, प्लांट में घटक हैं, उनकी कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ये सारा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आप अगर आपको ये कंटेंट जो है ये अच्छा लग रहा है, अच्छे समझ आ रहा है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।